हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फार्मेसी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे हेपरिन की यूजेस, थेरापेटिक या फिर क्लिनिकल यूजेस। लास्ट लेक्चर में हेपरिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तक पढ़ चुके थे। हेपरिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजेस भी इंपॉर्टेंट है एंड एडवर्स इफेक्ट भी इंपॉर्टेंट है। साथ में एंटीडोट भी देख लेना कि हेपरिन के एंटीडोट क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हेपरिन की यूजेस। हेपरिन के थेरापेटिक या फिर क्लिनिकल यूजेस का मतलब है हेपरिन और किस किस बीमारी के लिए यूज़ किया जाता है। हेपरिन पहले डीबीटी पेशेंट के लिए यूज़ किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, हेपरिन इज़ यूज टू ट्रीट डीबीटी। हेपरिन डीबीटी को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। डीबीटी क्या है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जहाँ पर थ्रोम्बस फॉर्म होता है डीप वेन पे, वर्ड थ्रोम्बस फॉर्म्स इन द डीप वेन्स, क्लॉट फॉर्मेशन होता है डीप वेन्स पे। डीप वेन्स यूजुअली लेग्स की थाई या फिर कफ रीजन पे होता है। इट इज़ यूज टू ट्रीट एग्जिस्टिंग क्लॉट्स एंड प्रिवेंट न्यू वंस। ये ट्रीट करता है जो क्लॉट ऑलरेडी बन चुका है उसको एंड प्रिवेंट्स न्यू वंस, और न्यूली फॉर्मेशन क्लॉट को रोका जा सके, इसलिए हेपरिन यूज़ करते हैं। स्पेशली इन इमोबिलाइज्ड और पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, जो पेशेंट मूव नहीं कर सकते और ऑपरेशन के बाद बेड रेस्टिंग मिलता है, उसी टाइम डीबीटी दिखाई देते हैं उस पेशेंट में। तो डीबीटी क्यों, डीबीटी में क्लॉट फॉर्मेशन क्यों लेग पे ही क्यों होता है, क्योंकि फर्स्ट रीज़न यह है कि डीप वेन सिर्फ लेग पे ही दिखाई देते हैं, लेग्स के कफ या फिर थाई रीजन पे। सेकेंड रीज़न है कि ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी ब्लड को नीचे की तरफ खींचता है, जो लेग बॉडी के लोअर पार्ट में होता है तो नीचे की तरफ खींचता है। और एक है मसल मूवमेंट ना होने की वजह से क्लॉट फॉर्मेशन लेग पे हो जाता है। मसल मूवमेंट होता है तो क्या होता है, ब्लड को ग्रेविटी के अगेंस्ट पुश करता है हार्ट की तरफ। सो डीबीटी में क्लॉट फॉर्मेशन लेग पे ही दिखाई देता है। तो सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है इट इज़ यूज टू ट्रीट पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म के ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या है, एम्बोलिज्म का मतलब है क्लॉट ट्रेवल करना, मतलब क्लॉट ट्रेवल करके एक जगह से दूसरे जगह पहुंचता है। वेयर ए क्लॉट ट्रेवल फ्रॉम लेग टू लंग्स, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्लॉट लेग से लंग्स पर ट्रेवल करेगा, लंग्स की आर्टरी को ब्लॉक कर देगा। जो आर्टरी लंग्स को ब्लड सप्लाई करता है उस आर्टरी को ही ब्लॉक कर देगा। इट इज़ द फर्स्ट लाइन एजेंट टू क्विकली इनहिबिट फर्दर क्लॉट प्रोवोकेशन इन लाइफ थ्रेटनिंग केसेस। ये पहला चॉइस है, हेपरिन पहला चॉइस है टू क्विकली इनहिबिट, जो जल्दी इनहिबिट कर सकता है फर्दर क्लॉट प्रोपगेशन, ताकि क्लॉट और प्रोपागेट ना हो और एक्सटेंड ना हो। अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म की किसी पेशेंट में लंग्स की आर्टरी में ज़्यादा क्लॉट जमा हो जाता है तो क्या होता है, उस पेशेंट का जान भी जा सकती है, तो उस सिचुएशन में हेपरिन यूज़ किया जाता है। देन क्या होता है, एन अनस्टेबल एंजाइना। थर्ड पॉइंट है, इन अनस्टेबल एंजाइना और मायोकार्डियल इन्फेक्शन इट प्रिवेंट्स क्लॉट एनलार्जमेंट। अनस्टेबल एंजाइना और मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या है, हार्ट के टिश्यू डैमेज हो जाते हैं ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। तो हेपरिन मायोकार्डियल इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है। क्लॉट की साइज़ बड़ा ना हो उसको रोकने के लिए यूज़ किया जाता है। इट प्रिवेंट्स क्लॉट एनलार्जमेंट, क्लॉट की साइज़ बड़ा होने से रोकता है। इन नॉन हेमरेजिक स्ट्रोक्स, हेपरिन में बी यूज्ड केयरफुली टू लिमिट थ्रोम्बस एक्सटेंशन। नॉन हेमरेजिक स्ट्रोक में डॉक्टर हेपरिन केयरफुली यूज़ करता है ताकि क्लॉट के साइज़ को लिमिट में रख सके। स्ट्रोक दो टाइप्स के होते हैं, एक है हेमरेजिक और एक है नॉन हेमरेजिक स्ट्रोक। तो डॉक्टर हेपरिन केयरफुली इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उससे पहले देखना होता है कि कौन सा स्ट्रोक है, हेमरेजिक या फिर नॉन हेमरेजिक स्ट्रोक। सिर्फ नॉन हेमरेजिक स्ट्रोक पे दिया जाता है क्योंकि नॉन हेमरेजिक स्ट्रोक में आर्टरी ब्लड क्लॉट से ब्लॉक हो जाते हैं तो ब्लड फ्लो नहीं हो पाते, बट हेमरेजिक स्ट्रोक में ब्लीडिंग होता है। तो इसलिए
ध्यान रखना है कि हेपरिन सिर्फ नॉन हेमरेजिक स्ट्रोक पे यूज़ किया जाता है। इट एडमिनिस्टर ड्यूरिंग सर्जरीज लाइक कार्डियक बाईपास टू मेंटेन क्लॉट फ्री सर्कुलेशन। ये दिया जाता है सर्जरीज के टाइम। कौन सी सर्जरीज? कार्डियक बाईपास सर्जरी मतलब कि ओपन हार्ट सर्जरी में, ताकि क्लॉट फ्री सर्कुलेशन हो। क्लॉट फ्री सर्कुलेशन को मेंटेन रखने के लिए हेपरिन दिया जाता है, ताकि एक भी क्लॉट ना बने ब्लड सर्कुलेशन में, उसको मेंटेन रखने के लिए हेपरिन दिया जाता है। तो एडवर्स इफेक्ट क्या है? हेपरिन यूज़ करने की वजह से पेशेंट को बेनिफिट्स भी मिलता है और एडवर्स इफेक्ट भी दिखाई देते हैं, नुकसान भी होता है। तो नुकसान क्या क्या होते हैं, चलो देखते हैं। हेपरिन लेने की वजह से इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। ये ब्लीडिंग की रिस्क बढ़ा देते हैं। ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। कौन से साइड से? गाम के साइड से, यूरिन से, स्टूल से। ब्रेन रेयर केस में होता है। रेयर केस में ब्रेन से भी ब्लीडिंग हो सकता है। तो हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। हेपरिन देने से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी होते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब है प्लेटलेट्स के काउंट कम होते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में। इन सम पेशेंट्स cause the immune system to destroy platelets। कुछ पेशेंट में इम्यूनो सिस्टम क्या करेगा? प्लेटलेट्स को मिस्टेकली डिस्ट्रॉय कर देगा, लीडिंग टू लो प्लेटलेट काउंट एंड अनएक्सपेक्टेड क्लॉट फॉर्मेशन। तो कुछ पेशेंट में क्या होता है? इम्यूनो सिस्टम प्लेटलेट्स को नहीं पहचानते और मिस्टेकली डिस्ट्रॉय करते हैं, तो प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है। अगर प्लेटलेट्स काउंट कम होते हैं तो क्लॉट भी कम फॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि प्लेटलेट्स एक नेचुरल क्लॉटिंग फैक्टर है। और लेकिन इसका उल्टा होता है। हेपरिन लेने से कुछ पेशेंट में इसका उल्टा हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड अननेसेसरी क्लॉट फॉर्मेशन हो सकता है, ज़्यादा क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसके लिए एक एग्जांपल देती हूँ, तो इससे रिलेट करो तो याद रहेगा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या है। मान लो कि हेपरिन एक आदमी है जो गन लेके टेररिस्ट के ग्रुप को मारने के लिए आया। टेररिस्ट का ग्रुप मान लो कि प्लेटलेट्स है। तो एक दो प्लेटलेट्स को जब गनमैन मार गिराया, तो उसके ग्रुप की जो बाकी मेंबर्स है वो लोग सोचते हैं कि उन लोगों के ऊपर भी हमला होने वाला है, तो उसी टाइम अननेसेसरी फायरिंग करता है उस गनमैन के ऊपर। तो अननेसेसरी फायरिंग का मतलब है अननेसेसरी क्लॉटिंग हो जाता है। ठीक उसी प्रकार थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में भी होता है। प्रोलॉन्ग यूजेस ऑफ हेपरिन कैन वीकन द बोन्स एंड लीड टू ऑस्टियोपोरोसिस। हेपरिन अगर ज़्यादा दिन तक यूज़ किया जाता है तो बोन कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस जैसा बीमारी होती है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस में बोन में छेद हो जाती है, मतलब बोन में पोर हो जाते हैं और बोन की वेट कम हो जाती है और फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस में। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकते हैं, क्योंकि हेपरिन की सोर्स क्या है? ऑक्स की लंग से एक्सट्रैक्ट करते हैं हेपरिन, मतलब वेल की फेफड़ों से। एलोपेशिया का मतलब है हेयर लॉस भी होता है। तो एंटीडोट, अगर हेपरिन बॉडी में जाकर इसका एक्शन उल्टा करते हैं कुछ पेशेंट में, तो उसको रिवर्स करने के लिए एंटीडोट दिया जाता है। एंटीडोट क्या है? एंटीडोट ऑफ हेपरिन इज़ प्रोटामाइन सल्फेट। हेपरिन के एंटीडोट है प्रोटामाइन सल्फेट। चलो प्रोटामाइन सल्फेट के बारे में देखते हैं क्या है। इन केस ऑफ ओवरडोज ऑफ हेपरिन, अगर हेपरिन ज़्यादा दिया जाता है, इफ सीवियर ब्लीडिंग स्टार्ट दैट टाइम इट गिवन टू द पेशेंट। हेपरिन ओवरडोज देने की वजह से अगर ब्लीडिंग ज़्यादा स्टार्ट होता है तब दिया जाता है। आफ्टर सर्जरी वर हेपरिन वॉज इंड्यूस्ड, सर्जरी के बाद हेपरिन दिया जाता है। लाइक कार्डियक बाईपास, ओपन हार्ट सर्जरी में हेपरिन दिया जाता है। एंड इफेक्ट्स नीड टू बी रिवर्स। हेपरिन के इफेक्ट्स को रिवर्स करने के लिए कार्डियक बाईपास सर्जरी में हेपरिन दिया जाता है, क्योंकि कार्डियक बाईपास में ओपन हार्ट सर्जरी में क्या होता है? एक मशीन यूज़ करते हैं, जिस मशीन की हेल्प से ब्लड को हार्ट के अंदर से बाहर लाया जाता है। उस ब्लड में क्लॉट फ्री सर्कुलेशन ना हो, इसलिए हेपरिन दिया जाता है। क्लॉट फ्री सर्कुलेशन हो इसलिए हेपरिन दिया जाता है, और इसका इफ़ेक्ट को रिवर्स करना है, फिर से ब्लड को नॉर्मल कंडीशन में लाना है। लेने के बाद उस ब्लड को फिर से बॉडी में भेजा जाता है। तो
इसलिए कार्डिक बाईपास ओपन हार्ट सर्जरी में हेपरिन यूज़ करता है। क्लॉट फ्री सर्कुलेशन को मेंटेन रखने के लिए और ब्लड की नॉर्मल कंडीशन वापस लाने के लिए ये दिया जाता है। 1 mg ऑफ प्रोटामाइन न्यूट्रलाइजेस 100 यूनिट्स ऑफ हेपरिन। 100 यूनिट्स ऑफ हेपरिन अगर किसी पेशेंट में दिया जाता है तो 1 mg ऑफ प्रोटामाइन उसको न्यूट्रलाइज करता है। बट एग्जैक्ट डोज डिपेंड्स ऑन हाउ मच हेपरिन वॉज गिवन एंड हाउ मच टाइम इज पास्ट। बट इस एंटीडोट का एग्जैक्ट डोज डिपेंड करता है कि कितने देर पहले हेपरिन दिया गया है पेशेंट में और कितना दिया गया है, कितना अमाउंट दिया गया है। क्वेश्चन, किस चीज़ को ध्यान में रख के प्रोटामाइन यूज़ करते हैं पेशेंट में। प्रोटामाइन मस्ट बी गिवन स्लोली एंड केयरफुली। प्रोटामाइन धीरे धीरे देना चाहिए पेशेंट में एंड केयरफुली देना चाहिए ड्यू टू द रिस्क ऑफ हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन की रिस्क की वजह से हाइपोटेंशन में क्या होता है, अचानक ब्लड बीपी फॉल हो जाती है, तो इसलिए और एलर्जिक रिएक्शन हो जाते हैं उस पेशेंट में, इसलिए स्लोली दिया जाता है और केयरफुली दिया जाता है। और ऑलवेज मॉनिटर पेशेंट को हमेशा मॉनिटर करना है, क्योंकि बीपी अचानक फॉल हो जाते हैं और एलर्जिक रिएक्शन भी होता है, इसलिए मॉनिटर करना है पेशेंट को। तो हेपरिन यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। हेपरिन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख चुके हैं, क्लासिफिकेशन, यूजेस, एडवर्स इफेक्ट, एंटीडोट। अब देखेंगे वारफारिन। वारफारिन भी एक एंटीकोगुलेंट है, लेकिन ये धीरे धीरे काम करते हैं हेपरिन के कंपेयर में। वारफारिन वॉरली दिया जाता है और इसका इफेक्ट 2-3 में दिखाई देता है पेशेंट में। तो क्लासिफिकेशन, चलो देखते हैं वारफारिन की क्लासिफिकेशन। वारफारिन को क्लासिफाई किया गया है बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के ऊपर बेस करके वारफारिन को क्लासिफाई किया गया है विटामिन के एंटागोनिस्ट। एग्जाम्पल है वारफारिन। बेस्ड ऑन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब वारफारिन किस वे में दिया जा रही है पेशेंट की बॉडी में, इसके ऊपर बेस करके क्लासिफाई किया गया है वॉरल एंटीकोगुलेंट्स। एग्जाम्पल है वारफारिन एपिक्सावेन। बेस्ड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करके क्लासिफाई किया गया है कोमोरिन डेरिवेटिव्स। एग्जाम्पल है वारफारिन फिनेंडाइन। इन तीनों में एग्जाम्पल सेम है वारफारिन, सिर्फ एपिक्सावेन सेकेंड बेस्ड ऑन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में एंड फेनिडाइन बेस्ड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर में। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ वारफारिन। वारफारिन कैसे काम करता है। वारफारिन इनहिबिट्स द एंजाइम विटामिन के इपॉक्सीडेट रिडक्टेस। वारफारिन देने के बाद बॉडी की डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाकर पहुंचता है और ब्लड स्ट्रीम में जो एंजाइम रहता है विटामिन के इपॉक्सीडेट रिडक्टेस एंजाइम, उस एंजाइम को इनहिबिट करता है। इस एंजाइम का नॉर्मली काम क्या होता है, इस एंजाइम नॉर्मली हेल्प्स रीजनरेट एक्टिव विटामिन के। इस एंजाइम का काम होता है कि विटामिन के को एक्टिवेट, व्हिच इज एसेंशियल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ क्लोटिंग फैक्टर। इस एंजाइम का काम होता है कि विटामिन के को एक्टिवेट करना, और विटामिन के क्या करता है, क्लोटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करता है, इसलिए विटामिन के जरूर। वारफारिन इनहिबिट्स द विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर, फैक्टर 2, फैक्टर 7, फैक्टर 9, फैक्टर 10 एंड प्रोटीन CNS। वारफारिन इनहिबिट करता है विटामिन के की हेल्प से जो क्लोटिंग फैक्टर बनता है उसको इनहिबिट करता है। किसके थ्रू करता है, विटामिन के इपॉक्सीडेट रिडक्टेस एंजाइम के थ्रू। विटामिन के इपॉक्सीडेट रिडक्टेस एंजाइम को अगर इनहिबिट कर देता है तो विटामिन के नहीं बनेगा। विटामिन के नहीं बनेगा तो उसके हेल्प से जो क्लोटिंग फैक्टर बनता है वो भी नहीं बनेगा। तो क्लोटिंग कैस्केड में हम देख चुके हैं फैक्टर 2, फैक्टर 7 का नाम क्या है। चलो फिर क्लोटिंग कैस्केड देखते हैं कौन कौन सा क्लोटिंग फैक्टर को इनहिबिट करता है विटामिन के। फैक्टर 2 क्या है, प्रोथ्रोम्बिन। और फैक्टर 7 क्या है, स्टेबल फैक्टर। और फैक्टर 9 है क्रिस्टमस फैक्टर। फैक्टर 10 है स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर। और इन फैक्टर को क्या करता है, इनहिबिट करता है। तो लास्ट में क्या है, वारफारिन
क्लॉटिंग फैक्टर के इनहिबिट करने के बाद क्या होता है, वारफारिन रिड्यूसेस द सिंथेसिस ऑफ एक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर। वारफारिन लास्ट में क्या करता है, एक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर का एक्टिवेशन प्रोडक्शन को सिंथेसिस करता है, मतलब क्लॉटिंग फैक्टर को प्रोडक्शन को कम कर देता है वारफारिन। एज ए रिज़ल्ट इसके वजह से क्या करते हैं, इसके वजह से ब्लड टेक्स लॉन्गर टू क्लॉट, ब्लड ज़्यादा टाइम लगाएगा क्लॉट बनाने में, लीडिंग टू, तो इसके वजह से क्या होता है, हेल्पफुल होता है एम्बोलिज्म और थ्रोम्बोसिस बीमारी को रोकने के लिए हेल्पफुल होता है। तो वारफारिन के एडवर्स इफेक्ट देखते हैं। वारफारिन लेने की वजह से नुकसान क्या क्या हो सकता है पेशेंट में। नहीं, पहले देखते हैं कि डायग्राम की हेल्प से मैकेनिज्म वारफारिन कैसे काम करता है। वारफारिन पहले लेने के बाद डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाता है। ये ब्लड स्ट्रीम में वारफारिन इनहिबिट करता है जो ब्लड में एंजाइम रहता है, विटामिन के ऑक्सीडेज रिडक्टेस एंजाइम। यह है विटामिन के ऑक्सीडेज रिडक्टेस एंजाइम, इसको पहले इनहिबिट करता है। अगर ये इनहिबिट कर दिया जाता है तो विटामिन के नहीं बनता। अगर विटामिन के नहीं बनते तो विटामिन के की हेल्प से जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो नहीं बनेगा। तो विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर, विटामिन के की हेल्प से जो क्लॉटिंग फैक्टर बनता है वो नहीं बनता है, और लास्ट में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ क्लॉट डिक्रीजेस। तो क्लॉट प्रोडक्शन कम हो जाते हैं, क्लॉट इतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, एकदम से स्टॉप नहीं हो जाता है। इसका रीज़न ये है कि विटामिन के पहले से जो ब्लड सर्कुलेशन में विटामिन के घूम रहे हैं, उसकी वजह से कुछ प्रोडक्शन हो जाता है क्लॉट विटामिन के की हेल्प से। चलो देखते हैं अब एडवर्स इफेक्ट विटामिन के की। तो वारफारिन के एडवर्स इफेक्ट क्या है, वारफारिन लेने की वजह से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं पेशेंट में। एक्सेसिव ब्लीडिंग, ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकता है। कौन से साइड से, गाम की साइड से, नोज से। ब्लड इन यूरिन के साथ ब्लड आ सकता है और स्टूल के साथ भी ब्लीडिंग हो सकते हैं। स्किन नेक्रोसिस, स्किन डैमेज हो जाती है। पर्पल टो सिंड्रोम, उंगलियां पर्पल कलर हो जाती है। टेराटोजेनेसिटी हार्मफुल इन प्रेगनेंसी। टेराटोजेनेसिटी क्या है, प्रेगनेंसी में अगर किसी प्रेगनेंसी वुमेन वारफारिन ले रहे हैं तो क्या होगा, फीटस को नुकसान पहुंच सकता है, फीटस को मतलब बेबी को नुकसान हो सकता है। ड्रग इंटरेक्शन, एंटीबायोटिक्स और NSAIDs, अगर किसी पेशेंट एंटीबायोटिक्स और NSAIDs ले रहे हैं तो वारफारिन नहीं ले सकते। तो देखते हैं कि INR क्या है, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। जो वारफारिन अच्छे से काम कर रहे हैं या फिर नहीं पेशेंट में, ये देखने के लिए INR टेस्ट किया जाता है। द इफेक्टिवनेस ऑफ वारफारिन इज मेजर्ड बाय ब्लड टेस्ट नोन एज प्रोथ्रोम्बिन टाइम। वारफारिन की इफेक्टिवनेस देखते हैं ब्लड टेस्ट करके, उस ब्लड टेस्ट में प्रोथ्रोम्बिन टाइम देखा जाता है। नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज़ 10 to 12 सेकेंड। एक नॉर्मल इंसान का ब्लड टेस्ट किया जाता है तो उसका प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या होता है, 10 to 12 सेकेंड। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज INR, प्रोथ्रोम्बिन टाइम को ही एक्सप्रेस्ड किया है INR में। बेसिकली INR इज़ ए ब्लड टेस्ट। बेसिकली INR क्या है, एक ब्लड टेस्ट है डेट टेल्स हाउ लॉन्ग आवर ब्लड टेक्स टू क्लॉट। जो INR से बोला जाता है कि तो ब्लड क्लॉट होने में कितना टाइम लगाता है, INR में ब्लड टेस्ट किया जाता है तो इससे पता चलता है। INR टेस्ट चेक्स वेदर द ब्लड इज़ टू थिन और टू थिक। INR टेस्ट चेक करता है कि ब्लड ज़्यादा पतला है या फिर ज़्यादा घना है। इफ़ INR इज़ लो डेट मीन्स द ब्लड इज़ टू थिक। अगर INR की वैल्यू लो है तो इसका मतलब है कि ब्लड बहुत घना है एंड रिस्क ऑफ क्लॉटिंग इंक्रीजेस, और क्लॉटिंग होने के चांसेस ज़्यादा होता है। इफ़ INR इज़ हाई डेट मीन्स द ब्लड इज़ टू थिन, अगर एंड रिस्क ऑफ ब्लीडिंग इंक्रीजेस। अगर INR की वैल्यू हाई होता है इसका मतलब है कि ब्लड पतला है एंड रिस्क ऑफ ब्लीडिंग इंक्रीजेस, और ब्लीडिंग की रिस्क इंक्रीज होता है। नॉर्मल रेंज ऑफ INR, नॉर्मल रेंज कितना है INR 0.8 to 1.2 सेकेंड्स।
पर थेराप्यूटिक रेंज अगर किसी पेशेंट में वारफारिन पे रखा हुआ है तो इसका थेराप्यूटिक रेंज क्या है 2 to 3 सेकेंड। अगर 2 से बेलो INR के कम होता है थेराप्यूटिक रेंज तो क्या होगा, इसका मतलब है कि क्लॉटिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एबनॉर्मल हो जाता है। अगर 3 से ज़्यादा होता है थेराप्यूटिक रेंज तो इसका मतलब है कि ब्लड बहुत पतला है और ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट स्पेशल केसेस में क्या होता है, कुछ स्पेशल केसेस में मैकेनिकल हार्ट बल्ब या फिर MI में INR रेंज होते हैं 3 to 4 सेकेंड, 3 से 4 सेकेंड भी हो सकते हैं, होता है INR रेंज मैकेनिकल हार्ट बल्ब और MI में। एंटीडोट क्या है वारफारिन का, विटामिन के, और हेपरिन का क्या देखा था, हेपरिन का है प्रोटामिन सल्फेट और वारफारिन का एंटीडोट है विटामिन के। फाइटोनेडाइऑन वारफारिन के इफेक्ट को रिवर्स करता है एंटीडोट, विटामिन के एंटीडोट। माइल्ड ब्लीडिंग, अगर किसी पेशेंट का माइल्ड ब्लीडिंग हो रहा है, मतलब कम ब्लीडिंग हो रहा है तो वारफारिन ओरली दिया जाता है, और सीरियस ब्लीडिंग, ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो वारफारिन IV या फिर इंजेक्शन से थ्रू दिया जाता है। IV से दिया जाता है, इंट्रावेनस से इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। और एक एंटीकोगुलेंट से डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर और डायरेक्ट एक्टिंग ऑरल एंटीकोगुलेंट्स और न्यू ऑरल एंटीकोगुलेंट्स, ये भी एक एंटीकोगुलेंट से है। हेपरिन एंटीकोगुलेंट्स पढ़ चुके हैं, वारफारिन भी पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स और डायरेक्ट एक्टिंग ऑरल एंटीकोगुलेंट्स और न्यू ऑरल एंटीकोगुलेंट्स, ये तीनों सेम ही है। डायरेक्ट ऑरल एंटीकोगुलेंट्स 2 टाइप्स के, एक है डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर, इसका एग्जांपल है डेविगेट्रिन। इसको याद रखने के लिए सिर्फ ये ट्रिक याद कर लो, डी से क्या है डायरेक्ट थ्रोम्बिन और डी से है डेविगेट्रिन। तो और एक क्लासिफिकेशन में क्या है फैक्टर 10A इनहिबिटर, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर में ट्रिक DD याद कर लो तो याद रहेगा कि इसका एग्जांपल क्या था, डेविगेट्रिन। तो फैक्टर 10A इनहिबिटर, इसका ट्रिक क्या है FAR। फैक्टर 10A इनहिबिटर का एग्जांपल है एपिक्साविन, रिवारोक्साविन। ट्रिक क्या है FAR। F से मतलब है फैक्टर 10A, S से है एपिक्साविन, R से है रिवारोक्साविन। तो पहला का क्या है डेविगेट्रिन एंड सेकेंड क्लासिफिकेशन का एग्जांपल है एपिक्साविन, रिवारोक्साविन। तो चलो देखते हैं कि डायरेक्ट ऑरल एंटीकोगुलेंट्स कैसे काम करता है बॉडी पे। डायरेक्ट ऑरल एंटीकोगुलेंट्स डायरेक्टली ब्लॉक इम्पोर्टेंट क्लॉटिंग एंजाइम, इम्पोर्टेंट क्लॉटिंग एंजाइम को ब्लॉक करते हैं डायरेक्ट ऑरल एंटीकोगुलेंट्स। डेविगेट्रिन ब्लॉक्स थ्रोम्बिन, डेविगेट्रिन क्या करता है थ्रोम्बिन को ब्लॉक करता है, फैक्टर 2A। रिवारोक्साविन एपिक्साविन ब्लॉक्स फैक्टर 10A। रिवारोक्साविन एपिक्साविन जो सेकेंड क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं, इसको क्या ब्लॉक करके फैक्टर 10A को डेट लीड्स टू स्टॉपिंग द क्लॉटिंग प्रोसेस, जो कि जिसके वजह से क्या होगा क्लॉटिंग प्रोसेस को रोकेगा। रिवारोक्साविन और एपिक्साविन फैक्टर 10A को ब्लॉक करके क्लॉटिंग प्रोसेस को रोक देते हैं। कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर को ब्लॉक करता है, ये देखो कास्केड में पढ़ चुके थे, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे फैक्टर 10A में मेट करेगा। ये दोनों फैक्टर 10 में मेट होगा और फैक्टर 10A को ब्लॉक करते हैं तो क्या होता है आगे की प्रोसेस नहीं होता है, मतलब क्लॉट नहीं होते। तो अब देखते हैं कि हेपरिन और वारफारिन के डिफरेंस, इन दोनों के डिफरेंस क्या है, हेपरिन कैसे काम करते हैं, वारफारिन कैसे काम करते हैं। हेपरिन इज़ इंजेक्टेबल गिवन IV और सबक्यूटेनस, हेपरिन इंजेक्शन से दिया जाता है और सबक्यूटेनस से दिया जाता है। वारफारिन इज टेकन बाय माउथ, वारफारिन माउथ से दिया जाता है। हेपरिन एक्ट्स क्विकली एंड शो इफेक्ट विदिन मिनट्स, हेपरिन धीरे जल्दी काम करेगा और इसका इफ़ेक्ट
विदिन मिनट्स कुछ मिनट्स में ही दिखाई देते हैं। वारफरिन एक्ट्स स्लोली एंड शो इफेक्ट विदिन 2 to 3 days। वारफरिन धीरे धीरे काम करेगा और इसका इफेक्ट 2-3 दिन के अंदर दिखाई देगा। हेपरिन वर्क्स बाय एक्टिवेटिंग एंटीथ्रोम्बिन 3 और हेपरिन क्या करेगा, एक्टिवेट करता है एंटीथ्रोम्बिन 3 को, जो कि हम हेपरिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में पढ़ चुके हैं। हेपरिन कैसे बाइंड करते हैं एंटीथ्रोम्बिन के साथ और उसका एक्शन कैसे फास्ट होता है। विच इज़ देन इनहिबिट थ्रोम्बिन 2 है। एंटीथ्रोम्बिन 3 के क्या करेगा, इनहिबिट करेगा थ्रोम्बिन को, जो कि फैक्टर 2 है एंड फैक्टर 10 है, इन दोनों को इनहिबिट करता है एंटीथ्रोम्बिन 3। वारफरिन क्या करता है, वारफरिन ब्लॉक्स विटामिन के। वारफरिन विटामिन के को ब्लॉक करता है विच इज़ नीडेड टू मेक क्लोटिंग फैक्टर 2, 7, 9 एंड 10। वारफरिन क्या करेगा, वार करेगा विटामिन के साथ, वार करेगा। वारफरिन से याद कर लो कि वार करेगा विटामिन के साथ विच इज़ नीडेड टू मेक, जो विटामिन के क्यों नीड है क्लोटिंग फैक्टर को बनाने के लिए। कौन से क्लोटिंग फैक्टर, क्लोटिंग फैक्टर 2, 7, 9 एंड 10। हेपरिन इज मॉनिटर्ड यूजिंग APTT एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। हेपरिन मॉनिटर करता है APTT यूज़ करके, एक्टिवेटिंग पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम यूज़ करके पेशेंट में मॉनिटर करते हैं हेपरिन। वारफरिन इज़ मॉनिटर्ड विथ INR। वारफरिन मॉनिटर करते हैं INR से, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो से। हेपरिन इज़ सेफ इन प्रेगनेंसी टाइम। हेपरिन प्रेगनेंसी टाइम में सेफ होते हैं। प्रेगनेंसी टाइम में अगर हेपरिन किसी पेशेंट लेता है तो सेफ होता है, कुछ नहीं होता। वारफरिन इज़ नॉट सेफ, इट कैन कॉज बर्थ डिफेक्ट। वारफरिन सेफ नहीं होते प्रेगनेंसी के टाइम, क्योंकि प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी तक पहुंचता है और बेबी में डिफेक्ट होता है। एंटीडोट, हेपरिन की प्रोटामिन सल्फेट और वारफरिन की एंटीडोट है विटामिन के। तो चलो नेक्स्ट, एंटीकोगुलेंट्स ख़त्म हो चुका है, अभी देखते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक में क्या है, थ्रोम्बोलाइटिक्स एंड एंटीप्लेटलेट एजेंट्स। एंटीकोगुलेंट्स ख़त्म हो चुका है, थ्रोम्बोलाइटिक्स एंड एंटीप्लेटलेट एजेंट देखेंगे। एंटीकोगुलेंट्स में हमने क्या देखा, हेपरिन देखा, वारफरिन और एक है डायरेक्ट ओरल एंटीकोगुलेंट्स। सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यूजेस देख चुके हैं, एडवर्स इफेक्ट में। तो अब देखते हैं थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट एंड एंटीप्लेटलेट एजेंट्स। थ्रोम्बोलाइटिक नाम से ही पता चल गया क्या होता है। थ्रोम्बोलाइटिक में थ्रोम्बस ब्रेकडाउन मतलब क्लॉट ब्रेकडाउन करते हैं थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट। Thrombolytic agents are special types of drug that help break down existing blood clots inside the body. Thrombolytic agent एक स्पेशल ड्रग मतलब स्पेशल मेडिसिन है जो हेल्प करता है जो ब्लड क्लॉट ऑलरेडी बन चुका है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए बॉडी के अंदर। दे आर क्लॉट बस्टर, इसको क्लॉट बस्टर भी बोला जाता है थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट को। यूजिंग इमरजेंसी सिचुएशन में यूज़ करते हैं। Where blood flow is blocked due to a clot, जहाँ क्लॉट की वजह से ब्लड फ्लो को ब्लॉक करते हैं, जहाँ क्लॉट की वजह से क्या होता है ब्लड फ्लो ब्लॉक्ड हो जाता है, उस इमरजेंसी सिचुएशन में थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट यूज़ करते हैं। यूजिंग लाइफ थ्रेटनिंग क्लॉट्स, MI, स्ट्रोक एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। कुछ पेशेंट में क्लॉट होने की वजह से जान भी जा सकते हैं, उस इमरजेंसी टाइम में यूज़ किया जाता है थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट MI, स्ट्रोक और पल्मोनरी एम्बोलिज्म के पेशेंट में। दे डोंट प्रिवेंट क्लॉट्स, ये क्या करता है, ये क्लॉट को प्रिवेंट नहीं करता है बट दे रिमूव ऑलरेडी फॉर्म क्लॉट, जो क्लॉट ऑलरेडी बन चुका है उसको रिमूव करता है प्लाज्मिन एंजाइम के थ्रू। थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स डिफरेंस फ्रॉम एंटीकोगुलेंट्स एंड एंटीप्लेटलेट्स। थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट डिफरेंट है एंटीकोगुलेंट्स एंड एंटीप्लेटलेट्स से। कैसे? एंटीप्लेटलेट्स जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, एंटीप्लेटलेट्स क्या है। एंटीप्लेटलेट्स क्या काम करता है, स्टॉप प्लेटलेट्स फ्रॉम क्लम्पिंग टुगेदर, प्लेटलेट्स को स्टॉप करता है
ताकि क्लैंपिंग ना हो, एक साथ एग्रीगेशन ना हो, इसको स्टॉप करते हैं। मतलब एंटी प्लेटलेट क्या काम करता है, प्लेटलेट के अगेंस्ट काम करता है ताकि क्लैंपिंग एक साथ क्लैंपिंग ना हो प्लेटलेट्स। एंटीकोगुलेंट्स क्या करता है, स्लो डाउन क्लॉटिंग बाय ब्लॉकिंग क्लॉटिंग फैक्टर। कुछ ये क्या करते हैं, कुछ स्पेशल क्लॉटिंग फैक्टर को ब्लॉक करके नेचुरल क्लॉटिंग प्रोसेस को क्या स्लो डाउन करते हैं। थ्रोम्बोलाइटिक्स क्या करता है, ब्रेक ऑलरेडी फॉर्म क्लॉट्स। थ्रोम्बोलाइटिक ब्रेक करता है, जो क्लॉट ऑलरेडी बन चुका है उसको ब्रेक करता है। तो क्या है, क्लासिफिकेशन देखते हैं थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स का। क्लासिफिकेशन क्या है, 3 जनरेशन में क्लासीफाई किया गया। फर्स्ट जनरेशन नॉन फाइब्रिन स्पेसिफिक, जो फाइब्रिन स्पेसिफिक नहीं है। इट एक्ट्स ऑन बोथ फ्री एंड फाइब्रिन बाउंड प्लाज्मिनोजन एंड हायर रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। ये क्या करता है, बोथ फ्री एंड फाइब्रिन बाउंड प्लाज्मिनोजन, जो प्लाज्मिनोजन फ्री है और फाइब्रिन से बाउंड है, इन दोनों पर एक्ट करेगा। एंड हायर रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, और ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसका एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकाइनेस, यूरोकाइनेस। तो देखो कौन कौन सी प्लाज्मिनोजन पर एक्ट करता है, फ्री प्लाज्मिनोजन और फाइब्रिन बाउंड प्लाज्मिनोजन। फाइब्रिन क्या है, एक थ्रेड की तरह जो ऊंट के ऊपर सील करने के लिए होता है, फाइब्रिन होता है। ऊंट को सील करने के लिए फाइब्रिन होता है। फाइब्रिन एक थ्रेड की तरह इन दोनों पर एक्ट करेगा, स्ट्रेप्टोकाइनेस एंड यूरोकाइनेस। फर्स्ट जनरेशन ऑफ ड्रग्स, इसकी वजह से ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेस एंड यूरोकाइनेस। सेकेंड जनरेशन ऑफ ड्रग्स देखते हैं क्या होता है सेकेंड जनरेशन में। सेकेंड जनरेशन फाइब्रिन स्पेसिफिक होता है। फर्स्ट जनरेशन फाइब्रिन स्पेसिफिक नहीं होता है, सेकेंड जनरेशन फाइब्रिन स्पेसिफिक है। इट इज़ मोर स्पेसिफिक टू फाइब्रिन, ये फाइब्रिन स्पेसिफिक है। जो प्लाज्मिनोजन फाइब्रिन से बाउंड है, ये ड्रग स्पेसिफिक है। एंड हैव लोअर ब्लीडिंग रिस्क, और ब्लीडिंग रिस्क कम होती है। इसका एग्जांपल है एल्टीप्लेशिया, रेटाप्लेशिया। थर्ड जनरेशन ऑफ ड्रग क्या होते हैं, मॉडिफाइड टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर एजेंट्स। थर्ड जनरेशन जो है वो मॉडिफाइड होता है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एजेंट्स से। इसका एग्जांपल है टेनेक्टोप्लेशिया एंड एस्ट्रोप्लेशिया। इट हैज़ लॉन्ग हाफ लाइफ एंड बेटर एक्शन। इसका असर ज़्यादा टाइम तक रहता है एंड बेटर एक्शन, और अच्छे से काम करता है। इन 3 जनरेशन ऑफ ड्रग्स याद करने के लिए ये ट्रिक्स याद कर लो कि सूरता, फर्स्ट जनरेशन में सूरता, ऐसे क्या, स्ट्रेप्टोकाइनेस एंड यूरोकाइनेस फर्स्ट जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में रेटिप्लेशिया एंड एल्टीप्लेशिया, एंड थर्ड जनरेशन में टेनेक्टोप्लेशिया एंड एस्ट्रोप्लेशिया। तो चलो अब देखते हैं कि थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स कैसे काम करते हैं बॉडी पे। थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स को क्लॉट ब्लास्टर भी बोलते हैं क्योंकि ये क्लॉट को ब्रेक डाउन करते हैं। तो थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स पहले क्या करेगा, इंटर करेगा ब्लड स्ट्रीम पे। पहले इंटर करेगा ब्लड स्ट्रीम पे थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स, मतलब डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम पे इंटर करेगा। ये ड्रग बाद में क्या करेगा, बाइंड्स करेगा प्लाज्मिनोजन में। प्लाज्मिनोजन जो कि एक इनएक्टिव एंजाइम है, इसके साथ बाइंड करके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है बाद में फॉर्म से। ये इनएक्टिव एंजाइम बाद में एक्टिव हो जाता है, और इसके बाद क्या होता है, फॉर्म से कॉम्प्लेक्स और डायरेक्टली एक्टिवेट्स इट। बाद में प्लाज्मिनोजन के साथ बाइंड करके कॉम्प्लेक्स बनाता है और डायरेक्टली एक्टिवेट्स इट, और डायरेक्टली एक्टिवेट होता है। यह डिपेंड करता है कि कौन से जनरेशन के ड्रग ले रहे हो, इस पर डिपेंड करता है। तो बाद में क्या होता है, प्लाज्मिनोजन गेट कन्वर्टेड टू प्लाज्मिन। प्लाज्मिनोजन इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में आ जाता है, एक्टिव एंजाइम में आ जाता है। तो बाद में क्या होता है, प्लाज्मिन ब्रेक्स डाउन फाइब्रिन मेश एंड क्लॉट बिकम डिसॉल्व्स। और प्लाज्मिन ब्रेक करता है, जो फाइब्रिन की जाल ऊंट के ऊपर बन जाते हैं उनको सील करने के लिए, उसको ब्रेक डाउन करते हैं पहले, बाद में उस क्लॉट को डिसॉल्व करता है प्लाज्मिन एंजाइम के थ्रू।
ब्लड फ्लो इज़ रिस्टोर्ड। बाद में क्या होता है, ब्लड फ्लो इज़ रिस्टोर्ड blood flow is restored which is useful in heart attack and heart stroke। ब्लड फ्लो फिर से नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है क्योंकि क्लॉट डिसॉल्व हो चुका है, विच इज़ यूजफुल इन हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक के लिए यूजफुल होता है, क्योंकि हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक ब्लड अच्छे से ना मिलने की वजह से ही होता है, ब्लड प्रॉपरली नहीं मिलता। तो क्लॉट डिसॉल्व होने के बाद ब्लड नॉर्मल कंडीशन पे आ जाता है और हार्ट अटैक और स्ट्रोक में हेल्पफुल होता है। तो इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं कैसे काम करता है। थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स लेने के बाद डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में प्लाज्मिनोजन एंजाइम के साथ बाइंड करेगा, प्लाज्मिनोजन एंजाइम के साथ बाइंड करता है और बाइंड करके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं कॉम्प्लेक्स, और ये कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट होके प्लाज्मिन एंजाइम में कन्वर्ट होता है। उसको एक्टिवेट फॉर्म, प्लाज्मिन क्या है, एक्टिवेट फॉर्म है। ये प्लाज्मिन एंजाइम ब्रेक करेगा फाइब्रिन मैश को, उनके ऊपर जो थ्रेड है ना, ये थ्रेड है, ये थ्रेड को ब्रेक डाउन करेगा और जो क्लॉट उनके साइड पे उसको धीरे धीरे प्लाज्मिन एंजाइम के थ्रू डिसॉल्व करेगा और नॉर्मल ब्लड फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। फिर से नॉर्मल कंडीशन में ब्लड आ जाएगा। तो अभी देखते हैं क्लिनिकल यूज़, मतलब और किस किस बीमारी के लिए यूज़ किया जाता है थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स। थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट ज़्यादा पावरफुल है वारफारिन से। इन केस ऑफ इमरजेंसी कंडीशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन और हार्ट अटैक पेशेंट, मायोकार्डियल इन्फेक्शन और हार्ट अटैक पेशेंट की इमरजेंसी कंडीशन में ये कॉमनली यूज़ करते हैं थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स। It is most commonly used drugs should be given within 12 hours of onset। कॉमनली यूज़ करते हैं ये थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स शुड बी गिवन 12 घंटे के अंदर दिया जाता है, 12 घंटे के अंदर दिया जाता है। और क्या है, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट ज़्यादा पावरफुल इसलिए है क्योंकि ये डिसॉल्व करने का काम कर रहा है, क्लॉट को डिसॉल्व करने का काम, मेल्ट करता है। दिस ड्रग्स आर यूज्ड फॉर इस्केमिक स्ट्रोक। थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स का जो ड्रग है ये यूज़ करते हैं इस्केमिक स्ट्रोक में, इस्केमिक स्ट्रोक में, नॉन हेमोरेजिक स्ट्रोक में, यानी कि नॉन हेमोरेजिक स्ट्रोक में। नॉन हेमोरेजिक स्ट्रोक पे क्या होता है, पर ब्लड क्लॉट्स ब्लॉक इन द आर्टरी ऑफ द ब्रेन, जहाँ ब्लड क्लॉट ब्लॉक करता है ब्रेन के आर्टरी को नॉन हेमोरेजिक स्ट्रोक पे, और इस क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। इन दिस केस मेनली यूज ड्रग्स इज एल्टीप्लेशिया। ये केस में नॉन हेमोरेजिक स्ट्रोक के केस पे ज़्यादा एल्टीप्लेशिया यूज़ करते हैं, मेनली जो ड्रग यूज़ करते हैं एल्टीप्लेशिया, जबकि हम पढ़ चुके हैं कि ये सेकेंड जनरेशन के ड्रग है। गिवन विदिन 3 to 4.5 आवर्स, 3 to 4.5 आवर्स के अंदर दिया जाता है नॉन हेमोरेजिक स्ट्रोक में दिया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म में भी यूज़ करते हैं। यूजुअली एंटीकोगुलेंट्स आर यूज्ड, यूजुअली एंटीकोगुलेंट्स यूज़ करते हैं डीवीटी में, बट इन सीवियर डीवीटी, बट सीवियर केस में, डीवी इन थ्रोम्बोसीवियर केस में लिम्फ रिस्क हो सकते हैं, तो इसके लिए थ्रोम्बोलाइटिक्स कंसिडर करते हैं क्योंकि एंटीकोगुलेंट से थ्रोम्बोलाइटिक ज़्यादा पावरफुल होते हैं, तो इसलिए सीवियर केस में दिया जाता है थ्रोम्बोलाइटिक। अगर डीवीटी ज़्यादा सीवियर, मतलब सीवियर हो जाता है तो थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग यूज़ करते हैं। सीवियर होने की वजह से लिम्फ के रिस्क ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि डीवीटी लिम्फ में ही होता है, लेग्स पे ही होता है, लेग्स में क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है। थ्रोम्बोलाइटिक्स small dose used to clear the line of catheter। थ्रोम्बोलाइटिक्स स्मॉल डोज दिया जाता है टू क्लियर द लाइन ऑफ कैथेटर। कैथेटर क्या है, एक पाइप है, उसको क्लियर करने के लिए दिया जाता है, और कैथेटर यूज़ करते हैं विच इज़ यूज्ड इन आईसीयू में यूज़ करते हैं। कैथेटर गेट्स ब्लॉक्ड बाय ए क्लॉट, और उस कैथेटर को इस कैथेटर कभी कभार ब्लॉक हो जाते हैं, और उसको क्लियर रखने के लिए, क्लॉट फ्री रखने के लिए थ्रोम्बोलाइटिक्स दिया जाता है।
क्लिनिकल यूज़ को याद करने के लिए ये ट्रिक्स याद कर लो कि कौन कौन सी साइड पे हो रहे हैं, मतलब कौन कौन से ऑर्गन पे हो रहे हैं। हार्ट पे हो रहे हैं, हार्ट पे क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन देखा हमने, तो हार्ट पे होता है, हार्ट पे कौन कौन सी बीमारी होते हैं, और ब्रेन पे क्या होता है, लंग्स पे क्या होता है, लेग्स पे होता है, लाइन ऑफ कैथेटर, ये तीनों याद कर लो तो याद रहेगा क्लिनिकल यूज़। हार्ट पे क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन और हार्ट अटैक होता है, और ब्रेन पे क्या होता है, इस्केमिक स्ट्रोक, नॉन हेमोरेजिक स्ट्रोक होता है, और लंग्स पे पल्मोनरी एम्बोलिज्म, और लेग्स पे क्या है, डीवीटी, और कैथेटर, लाइन ऑफ कैथेटर को क्लियर रखने के लिए, यूज़ करते हैं। तो ये ट्रिक्स याद कर लो तो इससे याद रहेगा क्लिनिकली यूज़ का हर एक पॉइंट। तो एडवर्स इफेक्ट देखते हैं कि एडवर्स इफेक्ट मतलब थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट लेने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। ब्लीडिंग होता है स्पेशली इन द ब्रेन, एलर्जिक रिएक्शन होते हैं मेनली स्ट्रेप्टोकाइनेस लेने से, हाइपोटेंशन, अचानक बीपी फॉल हो जाते हैं, इरेगुलर हार्ट रिदम और ब्लड फ्लो रिटर्न सडनली। ब्लड फ्लो रिटर्न क्यों होते हैं, क्योंकि जो क्लॉट बन चुका है वो डिसॉल्व होकर फिर से ब्लड नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है और ब्लड की अमाउंट बढ़ जाती है। तो इरेगुलर हार्ट बीट के पैटर्न क्या होते हैं, इरेगुलर हो जाते हैं, और हेमोरेजिक स्ट्रोक भी होता है। हेमोरेजिक स्ट्रोक में ब्लीडिंग होता है। तो अब देखते हैं कि कॉन्ट्राइंडिकेशन में क्या होता है, मतलब किस कंडीशन में थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स हम नहीं दे सकते। कॉन्ट्राइंडिकेशन अच्छे से देख लेना, क्योंकि क्या होता है कॉन्ट्राइंडिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिव इंटरनल ब्लीडिंग लाइक जीआई ब्लीडिंग, पेप्टिक अल्सर में क्या होता है, जीआई ब्लीडिंग होता है। तो अगर किसी पेशेंट का पेप्टिक अल्सर है तो इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकते हैं, उस पेशेंट में हम थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट नहीं यूज़ कर सकते। रिसेंट ब्रेन या फिर स्पाइनल सर्जरी, अगर किसी पेशेंट का रिसेंटली ब्रेन सर्जरी हुआ या फिर स्पाइनल सर्जरी हुआ, उसी कंडीशन में नहीं दे सकते। प्रेगनेंसी टाइम में नहीं दे सकते, क्योंकि प्लेसेंटा वॉल को क्रॉस करता है और फीटस को नुकसान पहुंचाता है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर, हीमोफीलिया में ब्लीडिंग होता है, तो वहाँ पर नहीं दे सकते। सीवियर हाइपरटेंशन, ज़्यादा हाइपरटेंशन मतलब बीपी, जिस पेशेंट का बीपी हाई है, ज़्यादा आर्टरी पे क्या होता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में नहीं दिया जा सकता थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स। तो थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स के एक्शन को रिवर्स करने के लिए एंटीडोट दिया जाता है। थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स का एंटीडोट क्या है, एमाइनो कैप्रोइक एसिड। इट प्रिवेंट्स द बाइंडिंग ऑफ प्लाज्मिनोजन टू फाइब्रिन। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है ताकि प्लाज्मिनोजन फाइब्रिन के साथ बाइंडिंग ना हो, उसको रोकता है। टू स्टॉपिंग क्लॉट ब्रेकडाउन, अगर इसके साथ प्लाज्मिनोजन के साथ फाइब्रिन बाइंड नहीं होगा तो क्लॉट ब्रेकडाउन भी नहीं होगा। तो आज हमने क्या समझा, आज हेपरिन की क्लिनिकल यूज़, एडवर्स इफेक्ट और एंटीडोट भी समझा, वारफारिन भी देख चुके हैं, और थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट भी लास्ट लेक्चर में थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट भी देख चुके, और लास्ट लेक्चर में देखेंगे एंटीप्लेटलेट एजेंट्स। तो आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो के रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, डाउट आया तो कमेंट कर देना।